नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां लखनऊ में 9 करोड़ किसानों की 21वीं किश्त जारी। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर से जारी की 21वीं किश्त। किसानों ने देखा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। जहां कृषि निदेशालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कृषि अधिकारी भी रहे मौजूद। यूपी के अलग अलग जिलों से किसान हुए लाभान्वित। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद। तो आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की। कार्यक्रम का प्रसारण देश भर के किसानों ने देखा। वहीं यूपी के कृषि निर्देशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। अलग अलग जिलों में किसानों ने इस योजना का लाभ लिया और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। तो वहीं आपको बताते चले पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी, जहां लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9 करोड़ किसानों को मिला इसका सीधा लाभ। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। किसानों ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। तो वहीं आपको बताते चले 9 करोड़ किसानों की 21वीं किश्त जारी, जहां किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की है। कार्यक्रम का प्रसारण देश भर के किसानों ने देखा। वहीं यूपी के कृषि निर्देशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। अलग अलग जिलों में किसानों ने इस योजना का लाभ लिया और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। तो वहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की। कार्यक्रम का प्रसारण देश भर के किसानों ने देखा। वहीं यूपी के कृषि निर्देशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। देश भर के किसानों के चेहरों पर इस आयोजन को लेकर खुशी जो है देखने को मिली। अलग अलग जिलों में किसानों ने इस योजना का लाभ लिया और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। तो वहीं बताते चले आपको 9 करोड़ किसानों की 21वीं किस्त जारी, जहां पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। किसानों ने देखा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है, जहां कार्यक्रम का प्रसारण देश भर के किसानों ने देखा। वहीं यूपी के कृषि निदेशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। अलग अलग जिलों में किसानों ने इस योजना का लाभ लिया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। तो वहीं लखनऊ में गोरखपुर के महापौर और नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि जेएसजेबी 1.0 अभियान के में गोरखपुर नगर निगम और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने नगर निगम को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। तो वहीं आपको बताते चले गोरखपुर नगर निगम को सीएम का ये सम्मान, जहां सीएम मिले महापौर और नगर आयुक्त से। जेएसजेबी 1.0 में राष्ट्रीय तीसरा स्थान पर, प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। तो वहीं आपको बताते चले सामने आ रही है, जहां लखनऊ के गोरखपुर में महापौर और नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि जेएसजेबी 1.0 अभियान में गोरखपुर नगर निगम की राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने नगर निगम को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। गोरखपुर नगर निगम को सीएम का ये सम्मान, जहां सीएम से मिले महापौर और नगर आयुक्त। जेएसजेबी 1.0 में राष्ट्रीय तीसरा स्थान प्राप्त करता हुआ, जहां प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त। राष्ट्रपति ने 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की।
तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ में गोरखपुर में महापौर और नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि JSJB 1.0 अभियान में गोरखपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति ने नगर निगम को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों से लेकर जनहित से जुड़े प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा भी की गई। सबसे पहले सीएम ने सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जनसंचार से संबंधित सभी अभियानों को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग की कार्य योजना पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत प्रेजेंटेशन भी लिया जाएगा। प्रदेश में नहर सफाई, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों तक समय पर पानी पहुंचाने से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, जहां सीएम आवास पर विभागीय बैठकें, सूचना विभाग पर सीएम की लगातार नजर, जहां सिंचाई योजना की प्रगति की जांच। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों से लेकर जनहित से जुड़े प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। सबसे पहले सीएम ने सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संचार से संबंधित सभी अभियानों को प्रभावित और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत प्रेजेंटेशन लिया। प्रदेश में नहर सफाई, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों तक समय पर पानी पहुंचाने से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। इस बैठक के दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां सभी को निर्देश देते नजर आए सीएम योगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों से लेकर जनहित से जुड़े प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। सबसे पहले सीएम ने सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जनसंचार से संबंधित सभी अभियानों को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत प्रेजेंटेशन लिया। प्रदेश में नहर सफाई, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों तक समय पर पानी पहुंचाने से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन भी किया गया। तो वहीं ललितपुर से खबर सामने आ रही, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई यात्रा निकाले तो उस पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह लगे। मौर्य ने कहा, वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, SIR मतदान से वंचित करने का तरीका। वहीं आपको बताते चले, ललितपुर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई तीखे और बहस छेड़ने वाले बयान दिए, जिनके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। मौर्य ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर देशद्रोह का केस चलाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए कि यदि हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो फिर बौद्ध राष्ट्र, सिख राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या खालिस्तान की मांग क्यों नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश में SIR को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये तरीका मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का तरीका है। तो वहीं आपको बताते चले, ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई यात्रा निकाले तो उस पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह लगे। मौर्य ने कहा, वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, SIR मतदान से वंचित करने का तरीका, उन्होंने ये आरोप लगाए। साथ ही आपको बताते चले, ललितपुर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर
अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यात्रा निकाले, उससे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर कोई यात्रा निकाली गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। जब 1947 आजादी के बाद भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया, भारत का अपना संविधान बन गया, देश बंटवारे की कोशिश क्यों? राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। एक बार यही मांग हिंदू महासभा ने 1919 में उठाई थी। मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। जब ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही मतदाता सूची बनती है और जब निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही मतदाता सूची बनती है तो नाम काटने, नाम जुड़वाने का गुड़ा भाग क्यों? इसका मतलब है एक वर्ग विशेष, भाजपा जिससे आशंकित है कि उसका वोट हमें नहीं मिलेगा, उनका वोट कटवाने के लिए एसआईआर के माध्यम से लोगों को मतदान से वंचित करने की लगातार कोशिश कर रही है। बिहार में भी एसआईआर का भी कुछ कारण रहा, जो भाजपा के जिताने में सहयोग की, ईवीएम तंत्र और सत्ता का दुरुपयोग तो रहा ही रहा, एसआईआर भी की भूमिका भी रही। अब ये उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसआईआर एक षड्यंत्र है, सत्ता पक्ष और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से तैयार किया गया है कि एसआईआर के बहाने एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटीज के नाम मतदाता सूची से काटे जाए। और यही कारण है कि लाखों लाख वोट काटा जाना, लाखों लाख वोट बढ़ाया जाना, यह कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की गरिमा के विपरीत है और निर्वाचन आयोग की जो भूमिका संदिग्ध होती जा रही है, स्वाभाविक रूप से यह सोचनीय भी है। अध्यक्ष जी, पहली बात तो कोई किस इसी खबर पर हमारे साथ मोहित गौतम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, मैं जानना चाहूंगी इनके बयानों को लेकर अब क्या कोई और आधिकारिक बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम है जो बयान में और राजनीति में हलचल ना मचे, ऐसा कमी होता है। इस बार भी उनका ये जो बयान ललितपुर में दिया गया, ये काफी चर्चाओं में रहा है। उनके द्वारा जो प्रेस वार्ता मौर्य ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने विरोध करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के लिए भी चाहा था। मौर्य साहब ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना देशभक्ति है तो फिर बौद्ध राष्ट्र की मांग गलत कैसे, सिख राष्ट्र की मांग कैसे क्यों गलत, खालिस्तान की क्यों गलत, मुस्लिम राष्ट्र क्यों गलत, एक मानव सबके लिए होना चाहिए जी। और इसी प्रतिक्रिया में अभी किसी अधिकारी की या किसी राजनेता का इससे बयान अभी आया नहीं है जी। मोहित, मैं जानना चाहूंगी क्या उनके आरोपों के पास कोई तथ्यात्मक आधार है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? जी, इस विषय में उनको काफी वो चर्चाओं में रहे हैं और अगर ये बयान दिया है तो कहीं न कहीं इस स्तर तक जो राजनीतिक अड़चने हैं वो कहीं न कहीं तेज हो जाएंगे और आगे भी कुछ ना कुछ बयान सामने आ सकता है अन्य दलों का। जी मोहन, मैं जानूं क्या मौर्य का ये बयान धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं है? जी, उन्होंने उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एक ये भारत जो है एक धर्म से है, एक धर्म से चलने वाला व्यक्ति है, संविधान से चलने वाला देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म की मांग करना या उसके खिलाफ जाना वो अनुचित नहीं है। जी मोहित, हिंदू राष्ट्र की तुलना में बौद्ध, सिख, मुस्लिम राष्ट्र या खालिस्तानी की मांग का सवाल उठाना कहां तक सही लगता है आपको? जी बिल्कुल, हालांकि इस विषय में भी काफी चर्चाएं हैं और आगे भी इस तरह के बयान जो है विरोध किए जाएंगे या सामने आएंगे। जी
जी, मोहित, स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री पर देशद्रोह के केस चलाने की भी मांग की है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? सॉरी, और नहीं है आपकी। जी मोहित, मैं जानना चाहूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य के। मोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण, खबर सामने आ रही है जहां यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने किया निरीक्षण, रनवे टर्मिनल बिल्डिंग का किया निरीक्षण, सुरक्षा उपकरणों का भी लिया जायजा। तो वहीं आपको बताते चले, नोएडा एयरपोर्ट निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनवे टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। सीईओ ने एयरपोर्ट में लगाए जा रहे सुरक्षा उपकरणों, सिस्टम और सुविधाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों से निर्माण की समय सीमा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, यमुना प्राधिकरण सीईओ का ये अहम दौरा, नोएडा एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण किया, रनवे टर्मिनल निर्माण की समीक्षा भी की, एयरपोर्ट सुरक्षा उपकरणों का भी जायजा लेते नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले, नोएडा एयरपोर्ट निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनवे टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। सीईओ ने एयरपोर्ट में लगाए जा रहे सुरक्षा उपकरणों, सिस्टम और सुविधाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों से निर्माण की समय सीमा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के भी इस दौरान निर्देश दिए गए। तो आपको बताते चले, नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण, यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने किया निरीक्षण, रनवे टर्मिनल बिल्डिंग का किया निरीक्षण, सुरक्षा उपकरणों का भी जायजा लेते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें, नोएडा एयरपोर्ट निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनवे टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। सीईओ ने एयरपोर्ट में लगाए जा रहे सुरक्षा उपकरणों, सिस्टम और सुविधाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों से निर्माण और समय सीमा, गुणवत्ता पर सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। तो मैं आपको बता दें, यमुना प्राधिकरण सीईओ का यह अहम दौरा, नोएडा एयरपोर्ट का उन्होंने निरीक्षण भी किया, साथ ही रनवे टर्मिनल निर्माण की समीक्षा भी की। नोएडा एयरपोर्ट निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनवे टर्मिनल बिल्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। सीईओ ने एयरपोर्ट में लगाए जा रहे उपकरणों, सिस्टम, सुविधाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों से निर्माण की समय सीमा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के भी इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यंत गंभीर हो गया है। शहर पर भारी प्रदूषण की चादर छाई हुई है और कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर के कारण लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों ने परामर्श दिया है कि लोग सुबह और रात के समय बाहर निकलने से बचे, मास्क का इस्तेमाल करें और विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने और प्रक्रिया शुरू की है और लोगों से पर्यावरण नियमों का पालन करने की अपील भी की है। तो वहीं खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश में कुख्यात गैंगस्टर मंगरू उर्फ मंगल की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। बता दें कि गैंगस्टर मंगरू अपने गिरोह के साथ गोवध और NDPS जैसे जघन्य अपराध कर अवैध धन कमाता था। पुलिस के अनुसार ये संपत्ति मंगरू द्वारा बेनामी रूप से आपको बता दें ईशवाती से नाम खरीदी गई थी। कुर्की कार्यवाही में SP ग्रामीण क्षेत्राधिकारी फूलपुर, थाना अध्यक्ष पवई और तहसीलदार सहित भारी पुलिस और राजस्व बल मौजूद रहे। सन 2022 में थाना फूलपुर के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मंगरू उर्फ मंगल समेत 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना थाना अध्यक्ष पवई द्वारा की जा रही थी। इसमें आरोप पत्र पूर्व से प्रेषित किया जा चुका था। इसमें टीम लगाकर हमारे द्वारा इनके द्वारा कमाए गए अवैध संपत्ति के संबंध में जानकारी की जा रही थी। हमको एक जानकारी 2025 में प्राप्त हुई थी, जिसमें इनके द्वारा तहसील फूलपुर के अंतर्गत
लगभग 31 कड़ी जमीन, जिसका सरकारी मूल्य लगभग 11,39,000 रुपये है। इसके द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति क्रय की गई है। इसको रिपोर्ट तैयार कर माननीय डीएम महोदय के आदेशानुसार 14A के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। आज राजस्व टीम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसको मौके पर पहुंचकर जब्त किया गया है। आगे भी इनकी अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है और भी जो जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हाथरस के सादाबाद थाना चंपावत में अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए क्षेत्राधिकारी अमित पाठक ने थाना कार्यालय में अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक और मौजूद पुलिसकर्मियों की अभिलेखों में रखरखाव और व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीओ अमित पाठक ने पुलिसकर्मियों को महिला संबंधी अपराधों और अत्यंत संवेदनशीलता से संभालने और उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा को विश्वास बनाए रखना भी है। तो वहीं बिजनौर में पुलिस ने पशु चोर के साथ मुठभेड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना नेहटोर क्षेत्र में आकू चौकी के पास पुलिस और पशु चोर शहबाज के बीच मुकाबला हुआ। जवाबी फायरिंग में पशु चोर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार शहबाज 9 दिन पहले पशु चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ था। मौके पर पुलिस को उसके कब्जे से अवैध तमंचा और पशु काटान के उपकरण भी बरामद किए गए। इस दौरान ऑटो चालक ने भी पशु चोर को रोकने का प्रयास किया। थाना नेहटौर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19/11/25 को रात्रि लगभग 2 बजे थाना नेहटौर की पुलिस टीम द्वारा आकू चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक ऑटो वाला व्यक्ति आया, जिसे रोकने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, परंतु वो नहीं रुका और अपनी ऑटो आकू से बूढ़पुर रोड की तरफ भगा कर ले गया। पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी। जानकारी करने पर और पूछताछ करने पर पता चला कि घायल का नाम गुल्लू, जो कि गावड़ी पनियाला थाना नूरपुर का रहने वाला है और इसके द्वारा थाना नेहटौर के तुराब नगर में 7/8 नवंबर की रात्रि में भैंस चोरी की गई थी। उक्त अभियुक्त के द्वारा इस तरह की घटनाएं और अन्य थानों में भी की गई हैं और अभियुक्त के पास से जो ऑटो बरामद हुआ उसमें पशु काटने के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, बाका, छुरी और लकड़ी का गुटका, साथ ही 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व 12,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी गहनता के साथ की जा रही है। तो वहीं सीतापुर जनपद के सदना कोतवाली क्षेत्र में खेवटा गांव में टहल रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। पिछले कई दिनों से खेतों में तेंदुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई थी। वन विभाग को सूचना मिलने पर टीम ने गांव के बाहरी क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। बीती रात तेंदुआ शिकार की तलाश में पिंजरे के पास पहुंचा और उसमें फंस गया। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुओं को कैद कर हालत में देखा तो गांव में राहत की लहर दौड़ गई। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में लेकर अगले आवश्यक वन जीव प्रक्रिया के लिए भेज दिया है। दिनों से दहशत फैलाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। जनपद के विभिन्न इलाकों में बाघ और तेंदुए की आमद लगातार बनी हुई थी, जिनके हमलों में कई मवेशी शिकार हो चुके थे। लगातार बढ़ रही दहशत के बीच वन विभाग की टीम ने विशेष सतर्कता के साथ पिंजरा लगाकर तेंदुआ को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। RNTV न्यूज से अवनीश सिंह, सीतापुर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।